नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोर्ट के आदेश के बाद वांगचुक की पत्नी बोली, सरकार के दखल की कोई जरूरत नहीं थी। संसद सत्र और सीजेपी के मार्च के आह्वान से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ से 6 लोगों की मौत, कई लापता। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को फिलहाल सफदरजंग अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि उनकी याचिका का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार को दखल देना ही था तो वह परिवार के भरोसे और लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी। गीतांजलि ने कहा कि इलाज के मामले में मरीज और उसके परिवार की पसंद का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उनकी मांग केवल इतनी थी कि वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस समय ऐसा कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है और उनकी सेहत पर 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। दरअसल वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने याचिका दायर कर सरकारी अस्पताल पर भरोसा न होने की बात कही थी और निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी थी। उन्होंने पोटेशियम जांच की रिपोर्ट में अंतर, इलाज में पारदर्शिता की कमी और भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाए थे। वहीं सरकार ने कोर्ट में कहा कि वांगचुक को उनकी बिगड़ती सेहत और हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के आधार पर अस्पताल लाया गया था। अदालत ने कहा कि फिलहाल उन्हें हिरासत में नहीं माना जा सकता और डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर से पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई थी। इसके बाद रविवार को वांगचुक की ओर से एक लिखित संदेश जारी किया गया जिसमें उन्होंने खुद को अवैध हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाया। वांगचुक का यह संदेश उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से सामने आया है। संदेश में लिखा है कि आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को सफल बनाएं। संदेश में लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने और इसे सफल बनाने की अपील की गई। संसद के मॉनसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रस्तावित चलो संसद मार्च से पहले नई दिल्ली जिले में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सूत्रों ने रविवार 19 जुलाई को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग मजबूत की है और मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की सघन जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि संसद सत्र के दौरान एहतियाती तैनाती बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। कई अन्य लोग अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार सूरनकोट तहसील का करीब 25 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। बाढ़ में कई घर ढह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं और बस स्टैंड समेत कई जगहों को नुकसान पहुंचा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हालात पर नजर रखने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरा छोड़कर जम्मू कश्मीर लौट आए हैं और राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच एहतियातन जम्मू कश्मीर के स्कूल बुधवार तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार पूरी रात कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे युद्ध शुरू होने के बाद राजधानी पर सबसे बड़े बैलिस्टिक हमलों में से एक बताया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस की 41 में से 18 मिसाइलें और 108 ड्रोन मार गिराए। वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इस हमले में इस्कंदर और हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों सहित 125 ड्रोन का इस्तेमाल किया। जेलेंस्की ने दावा किया कि पिछले 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर करीब 1450 ड्रोन, 1640 से अधिक गाइडेड बम और 99 मिसाइलों से हमला किया है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर
इतिहास रच दिया है। वह यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रविवार को टोक्यो में खेले गए महिला एकल फाइनल में सिंधु ने मेजबान जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से सीधे गेमों में हराया। 50 मिनट तक चले इस मुकाबले में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ उन्होंने अपने करियर का पहला PWF सुपर 750 खिताब भी अपने नाम किया। सिंधु ने करीब 4 साल बाद यामागुची को पूरे मुकाबले में हराया है। इससे पहले उन्होंने 2022 थाईलैंड ओपन में उन्हें हराया था। पीवी सिंधु इससे पहले विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के अमतला में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र कार्यालय वाली इमारत को गिराने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश लिफ्ट्स एंड पाउंड्स कंपनी की अर्जेंट रिट याचिका पर दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी को बिना नोटिस दिए अवैध तरीके से तोड़फोड़ की गई। कंपनी में अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी डायरेक्टर हैं और उसका भी इसी इमारत में पड़ा कार्यालय था। टीएमसी भी मामले में पक्षकार बनी। दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि इमारत बिना मंजूर नक्शे और निर्माण नियमों के उल्लंघन में बनाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई की गई और इसका किसी राजनीतिक कारण से कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब यह विधेयक 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगने के लिए सरकार को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से करीब 10 लाख प्रतिक्रियाएं मिली। राज्य सरकार ने इस मसौदे को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। गुजरात और असम भी इससे जुड़े विधेयक पारित कर चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी के बागी नेताओं को बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को बुलाना सरकार की जिम्मेदारी है और एनसीपीआई ने लोकसभा स्पीकर से मान्यता की मांग की है, इसीलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिजिजू ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने अपनी राय और सुझाव रखे, जिन्हें सरकार ने सुना और नोट किया। दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, वाम दलों और शिवसेना यूबीटी समेत इंडिया गठबंधन ने बागी टीएमसी सांसदों को बुलाए जाने के विरोध में सांकेतिक वॉकआउट किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एनसीपीआई अभी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है और 20 बागी सांसदों के विलय तथा अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर स्पीकर का फैसला अभी लंबित है। उन्होंने अलग दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक में बागी टीएमसी सांसदों को लेकर बड़ा विवाद हो गया। सरकार ने हाल ही में टीएमसी से अलग हुए करीब 20 सांसदों के समूह एनसीपीआई के प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया और उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था की। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना यूबीटी, वाम दलों और अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक से वॉकआउट किया। बाद में विपक्षी नेता फिर बैठक में लौटे और इसे सांकेतिक विरोध बताया। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ने अभी तक बागी सांसदों को अलग संसदीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसलिए उन्हें अलग पहचान देना असंवैधानिक है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मॉनसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई थी, जबकि सरकार की ओर से राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों की एक नई शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन लाइटनिंग का 17वां चरण शुरू किया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके नागरिक इलाकों को निशाना बनाया था। बयान के अनुसार इस अभियान में कुवैत के कैंप अल अदीरी स्थित अमेरिकी हथियार डिपो को फिर से निशाना बनाया गया। इसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस में मौजूद उपकरणों और कर्मियों के केंद्रों पर भी हमला किया गया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने
ईरानी हमलों का प्रमुख निशाना रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की स्वतंत्र जांच की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया है और उन्हें जवाबदेही मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और इसे अस्वीकार्य बताया। यह मामला जून में सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया है। राहुल गांधी और खड़गे ने मांग की कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और नकद, सोना तथा चांदी सहित सभी दानों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.